जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द सारथी क्लासेस। मैं हूं आपका सारथी देव कुमार। बच्चों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा चैप्टर लेकर के आया हूं क्लास 11 फिजिक्स में, जिस चैप्टर का टॉपिक ही ऐसा है कि जिसे हम अपने जीवन में हमेशा अपने कैरेक्टर में उतार लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज से ठीक एक महीने पहले तक अगर मैं अपनी खुद की ही बात करूं, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपका टीचर हूं, लेकिन फिर भी ये सीख जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी है, जिसके वजह से मैं आपको पढ़ाने लायक थोड़ा सा शायद बन पाया हूं, तो ये इसीलिए है क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने अपने लाइफ में, अपने जीवन में उतार लिया है। ये प्रॉपर्टी का नाम पहले मैं बताऊंगा आपको, वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। क्यों इलास्टिसिटी? व्हाट इज इलास्टिसिटी, पहले ये जानते हैं, उसके बाद बताऊंगा बच्चों आपको कि क्यों इसे हमें अपने लाइफ में उतार लेना चाहिए। ठीक है, तो आइए प्लीज पहले इसे जानते हैं कि व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी whose which is sorry which is which regains or retains its initial its initial condition after the removal of deforming force। बच्चों, यहां पे देखो, मैंने एक वर्ड लिखा है डिफॉर्मिंग फोर्स। मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल में जो बताने जा रहा हूँ, ये इलास्टिसिटी है क्या चीज। इलास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अपने बॉडी को रिगेन करता है या फिर उस अपने स्ट्रक्चर को रिटेन करता है अंडर, अपने इनिशियल कंडीशन पे ही, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स व्हेन इट इज रिमूव्ड। जब वो रिमूव कर दिया जाएगा, तब जाकर के जो बच्चों शेप और साइज अगर उसका इनिशियल कंडीशन की तरह है, जैसे वो पहले था वैसा ही अगर है, तो उस पर्टिकुलर बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहा जाएगा। अब ये हमारे अपने लाइफ में जरूरी क्यों है, जरा ये जानते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, मैं आज से एक महीने पहले अपने जाऊं, तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे दुविधा से मैं गुजर रहा था, बहुत कुछ झेल रहा था अपने इंस्टीट्यूट के कामों में, अपने अन्य कामों में, और शायद डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस मेरे पे अप्लाई किए जा रहे थे, तो वो एक्सटर्नल फोर्स ही जो मुझे डिफॉर्म होने के लिए, डिफॉर्म मतलब मेरा जो फॉर्मेशन था उसको चेंज करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स मुझ पे डाला जा रहा था, उसे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स डाला जा रहा था बच्चों मेरे पे, कोई इंसान नहीं डाल रहा था, सिचुएशंस डाल रहे थे। बट मैंने तो ये भी सोच लिया था, बंद करो यार, क्या बच्चों को पढ़ाना, चलो यार कुछ और काम करते हैं। बट मैंने खुद से सवाल किया कि मैं जिंदगी में चाहता क्या। तो मैंने यही सोचा कि यार पढ़ाना तो मेरा पैशन है, मुझे पढ़ाने में मजा आता है। बस धीरे 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 दिन ब दिन कुछ टाइम खुद के साथ बिताया, अकेले रहा, फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, इस सिचुएशन ने मुझे डिफॉर्म तो कर दिया है, बट अगर मैं अपने सिचुएशंस को, अपने आप को, अपनी सोच को अगर रीगेन कर लूं, तो मैं इलास्टिक बॉडी बन जाऊंगा। और इलास्टिक बॉडी अपना शेप, अपनी सोच, अपना हर प्रॉपर्टी रिटेन और रीगेन करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लाइफ हमें गिराएगी, उठाएगी, बहुत कुछ बच्चों हमें सहना पड़ेगा लाइफ में, बट अगर हम उन सब के बाद भी अपने आप को वापस रिगेन करते हैं या फिर किसी भी कंडीशन में अपने आप को रिटेन करते हैं, तो हम क्या बन जाएंगे बच्चों? इलास्टिक बॉडी। और इलास्टिक बॉडी से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी कोई इस दुनिया में नहीं होता, क्योंकि उसे बदलना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम लोग इलास्टिसिटी को समझ गए। अब ध्यान से, इस एक फिजिक्स की दुनिया में इलास्टिसिटी का एक अलग मीनिंग है। बच्चों, इलास्टिक बॉडी आपने आज तक देखा होगा कि हम दुकानों में जाते हैं या फिर कुछ हम बोलते हैं कि इलास्टिक कहाँ पे मिलेगा, तो हमारे पैंट दिखाने लगते हैं, जो रबर वाले पैंट होते हैं, हेयर बैंड होते हैं, रबर बैंड होते हैं, इन सबको इलास्टिक बोलने लगते हैं। बट नहीं बच्चों, ये इलास्टिक है, ये रिगेन कर रहा है। आपसे मैं यहां एक सवाल पूछना चाहूंगा कि विच इज मोर इलास्टिक, एक आयरन ले लेते हैं Fe या फिर रबर बैंड।
एक रबर बैंड ले लेते हैं। रबर बैंड जो होता है वो इलास्टिक है। ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि रबर बैंड सर ज्यादा इलास्टिक है, लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? रबर बैंड इलास्टिक है, लेकिन उससे ज्यादा इलास्टिक बच्चों अगर मैं कहूं कि आयरन है तो कैसे सर? प्रूव करिए तभी तो जानेंगे। ऐसे कैसे आप बोलेंगे कुछ भी और हम मान लेंगे? माना कि आप टीचर है, लेकिन आपको ये प्रूव भी तो करना पड़ेगा। तो आइए प्रूव कर देता हूं। हमने बच्चों क्या डेफिनेशन पढ़ा? प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच ड्यू टू विच रिगेन्स और रिटेन्स। अब ध्यान से समझो बच्चों। मान लो कि एक रबर बैंड है, रबर बैंड के ऊपर मैंने 10 न्यूटन फोर्स डाला और इसके ऊपर भी 10 न्यूटन फोर्स डाला से फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा सर? ये अपना शेप चेंज करेगा, चेंज करने के बाद वापस अपनी शेप में आ जाएगा, लेकिन ये शेप चेंज ही नहीं करेगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां पे रीगेन के साथ साथ रिटेन भी लिखा हुआ है। मतलब क्या? इसका शेप चेंज ही नहीं कर पाया। जो एक्सटर्नल फोर्स था वो इसकी इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो उसका शेप चेंज कर पाए। रीगेन करने का तो सवाल ही नहीं उठता फिर। ठीक है? आपको आप अगर चेंज ही नहीं होगे तो वापस आपको रीगेन होने की तो जरूरत ही नहीं है। तो रिटेन करेंगे, तो आयरन 10 न्यूटन फोर्स पे रिटेन कर गया, ये रीगेन कर गया। अब क्या करते हैं? जोर थोड़ा बढ़ाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को बढ़ाते हैं। ठीक है? डिफॉर्मिंग फोर्स को जब हम बढ़ाएंगे 10 न्यूटन से, मान लो इसको इंक्रीज कर दिया गया 50 न्यूटन पे, और इसको भी इंक्रीज कर दिया गया 50 न्यूटन पे। अब क्या होगा सर? रबर बैंड जो है वो टूट जाएगा। वो टूट जाएगा और एक ऐसा सिचुएशन तैयार हो जाएगा जहां पे वो रबर बैंड वापस अपनी इनिशियल कंडीशन पे लौट ही ना पाए। तो मतलब क्या? ये इस फोर्स पे दम तोड़ चुका है। और ये आयरन जो है अभी तक ये हिला तक नहीं है, टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये हिला ही नहीं जब, तो 50 न्यूटन पे ये रिटेन कर गया और ये टूट के बिखर गया, जिसके बाद ये जिंदगी में कभी जुड़ ही नहीं सकता। तो ज्यादा इलास्टिक कौन हुआ बच्चों? आयरन हुआ। ज्यादा इलास्टिक आयरन हुआ क्योंकि उसने ज्यादा फोर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने आप को मजबूत रखा और डिफॉर्म तक नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा फोर्स, एंड ये बात समझेंगे, इलास्टिक बॉडी वो ज्यादा होगा जो बॉडी ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा। एब्जॉर्ब कर पाएगा मतलब क्या? कि ज्यादा से ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर भी वो अपने बॉडी को रिटेन या रिगेन कर ले, तो उसे हम ज्यादा इलास्टिक बोलेंगे। यहां आयरन ने अपना शेप चेंज ही नहीं किया बच्चों, तो ये ज्यादा इलास्टिक हुआ। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? होप आप सबको ये समझ में आया कि एक्चुअल में इलास्टिसिटी होता क्या है। ठीक है बच्चों? तो लाइफ में ताकतवर बनिए, अपने आप को इलास्टिक बनाइए और जिंदगी में हर एक सिचुएशन से डट के लड़िए। अगर गिरते हैं तो वापस रिगेन करिए, अगर रिटेन नहीं कर पा रहे तो रिगेन करिए प्लीज बच्चों। ठीक है? तो यहां पे हम एक टॉपिक पे और बात करेंगे, वो है डिफॉर्मिंग फोर्स। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल नहीं। क्योंकि कोई भी चीज खुद ब खुद डिफॉर्म नहीं होगा बच्चों कभी इस दुनिया में। अगर खुद ब खुद होता तो इस दुनिया में सब कुछ, कोई भी फेनोमेनन को ऑब्जर्व करना या उसे पढ़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता। हर एक चेंज का कारण एक्सटर्नल फोर्स ही होता है। अब एक बच्चा उठ के बोलेगा सर मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, तो ये जो जोर है ये तो मेरे खुद के अंदर से आएगा, मेरे अंदर से आएगा। नहीं बच्चों, ये जिंदगी में कुछ बनना है ना, इसकी जो सोच है, इसका जो प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स जो आया, ये आपको आसपास के एनवायरनमेंट से आया। या तो आपके आसपास लोगों ने आपसे एक्सपेक्टेशन रखी, या तो आपने जिंदगी में कुछ ऐसा देखा जिससे आप मोटिवेट होकर के आपने लाइफ में कुछ करना चाहा। दैट इज द एक्सटर्नल फेनोमेनन ओनली। तो एक्सटर्नल फेनोमेनन की वजह से जो फोर्स पैदा हुआ आपके अंदर और आपने जिसकी वजह से लाइफ में कुछ करना चाहा, उसी को कहेंगे हम एक्सटर्नल फोर्स। और वही एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी भी ढांचे को, किसी भी डायमेंशन को, किसी भी रूप को अगर वो चेंज करता है, उसके फॉर्मेशन को चेंज करता है, तो उसे डिफॉर्म कहते हैं। अब वो जिस फोर्स की वजह से वो डिफॉर्म हो रहा है उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। समझे बच्चों? तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, सभी लोग समझ में आए? अब ध्यान से एक चीज समझिए सर, ये डिफॉर्मिंग फोर्स जो है ये फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है? ये बच्चों वो जो एक्सटर्नल फोर्स है ना उस पर डिपेंड करता है। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स कंस्ट्रक्टिव है आपके जीवन के लिए तो फायदेमंद है, अगर डिस्ट्रक्टिव है तो फायदेमंद नहीं है बच्चों। वहां से निकलो, सीधा वहां से निकलो। ठीक है? तो प्लीज नोट डाउन फर्स्ट। ओके बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया ये चीज। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। अब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं। इलास्टिक बॉडी पढ़ते हैं, प्लास्टिक बॉडी पढ़ते हैं और पार्शियली इलास्टिक और इन इलास्टिक बॉडी पढ़ते हैं। ठीक है? पार्शियली इलास्टिक और इन इलास्टिक बॉडी पढ़ेंगे। ठीक है? अब यहां पे समझेंगे सबसे पहले इलास्टिक बॉडी
regains fully to its initial condition, initial condition, but कब? जब after removal of deforming force, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। बच्चों अगर डिफॉर्म नहीं भी किया है ना, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई किया गया है, तो किस किस मोटिव से किया गया है? वो है डिफॉर्म करने के मोटिव से किया गया है, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स ही बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इलास्टिक बॉडी का बात समझ में आ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी ये बिल्कुल भी रीगेन नहीं करेगा और बिल्कुल भी रिटेन नहीं करेगा। तो रिटेन ही नहीं करेगा और सॉरी रीगेन ही नहीं करेगा, तो रिटेन कहां से करेगा बच्चों? ठीक है, तो डज नॉट रीगेन or retain its initial condition, its initial condition after the removal of deforming force, deforming force। करेक्ट? समझ में आया बच्चों? तो प्लास्टिक बॉडी के बारे में समझ में आया, इलास्टिक बॉडी के बारे में समझ में आया। अब थोड़ा समझते हैं बच्चों पार्शियली इलास्टिक। ठीक है, पार्शियली इलास्टिक अगर बात करेंगे तो वर्ड पार्शियल इलास्टिक से ही समझ में आ रहा है, पार्शियली इलास्टिक, कि ये कुछ हद तक रिगेन करेगा, रिगेन्स अप टू सम एक्सटेंट बट नॉट फुल्ली। ठीक है बच्चों, पूरा पूरी वो रिगेन नहीं करेगा, थोड़े हद तक वो करेगा। प्लीज जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ने से पहले हम थोड़ा जानते हैं कि ये दोनों चीज होता क्या। स्ट्रेस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में। सर स्ट्रेस क्या होता है? ये स्ट्रेस सर जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, पता ही नहीं चल रहा है कि सर ये स्ट्रेस होता क्या है, आखिर आता कहां से है और दिखता क्यों नहीं है सर? सब कुछ तो दिखता है, ये स्ट्रेस नहीं दिखता है सर, बताइए प्लीज ये है क्या चीज सर? स्ट्रेस दिखता नहीं क्योंकि बच्चों वो एक इंटरनल फिनोमिनन है। स्ट्रेस इज सेम लाइक प्रेशर, बट प्रेशर और स्ट्रेस में एक ही छोटा सा फर्क है कि प्रेशर जो होता है वो सरफेस पे होता है, सरफेस फिनोमिनन है, और स्ट्रेस जो है वो अंदर होता है, इसीलिए वो इंटरनल फिनोमिनन है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है से ए, और इस तरफ से एक फोर्स अप्लाई किया गया और इस तरफ से भी एक फोर्स अप्लाई किया गया, करेक्ट? नाउ सर स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा, जिसे हम डिनोट करते हैं जनरली हम सिग्मा, स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा दैट विल बी एफ बाई ए ओनली। अब क्योंकि एफ बाई ए है तो इसका यूनिट क्या होगा सर? पास्कल। क्योंकि प्रेशर का भी यूनिट क्या है सर? पास्कल। स्ट्रेस का भी यूनिट क्या होगा सर? पास्कल। नाउ बच्चों यहां पे एक चीज जानना जरूरी है कि स्ट्रेस जो है वो इंटरनल फिनोमेनन है, तो सर इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके लिए कई सारे टेस्ट हैं, ठीक है, जो आप आगे चल करके जब कॉलेजेस में जाएंगे, इंजीनियरिंग या ये सब स्ट्रीम्स अगर आप चूज करेंगे, वहां पे आपको लैब में ना टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, वहां पे करते क्या है कि एक ऐसा सिलिंड्रिकल रॉड लेते हैं और सिलिंड्रिकल रॉड लेकर के उसके ऊपर फोर्स डाला जाता है। जब वो फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस एरिया इज नॉट सरफेस एरिया, इट इज क्रॉस सेक्शनल सेक्शनल एरिया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब ध्यान से एक चीज समझते हैं, स्ट्रेस और प्रेशर में एक बहुत बड़ा फर्क है। प्रेशर में क्या होता है कि मान लीजिए एक बॉडी है तो प्रेशर हमेशा सरफेस पे आता है एंड इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है सर? नाउ यहां पे हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस में जब है यह एक इंटरनल फिनोमेनन है, यहां पे जो एफ बाई ए होता है, प्रेशर पी इक्वल्स टू एफ बाई ए होता है, दिस इज द सरफेस, ये जो सरफेस एरिया है जिसपे फोर्स डाला जा रहा है, उस सरफेस का कितना एरिया, जितने सरफेस पे आप फोर्स डाल रहे हो उस सरफेस का जो एरिया होगा वो पुट करेंगे यहां पे। लेकिन यहां पे जब आप स्ट्रेस का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये जो ए है दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है बच्चों? बाकी फोर्स का तो वही है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा सर? सिग्मा का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और
पास्कल। ठीक है सर, तो ये भी पास्कल में हम मेजर करते हैं, प्रेशर भी हम पास्कल में ही मेजर करते हैं। तो यहां पे आप ध्यान से एक चीज और देखेंगे, प्रेशर कैलकुलेट करते वक्त हम जब सरफेस एरिया का बात करते हैं तो जितना सरफेस पे आप फोर्स डाल रहे हो उतना सरफेस का ही सिर्फ बात कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन जब आप स्ट्रेस कैलकुलेट करते हो तो स्ट्रेस कैलकुलेट करते वक्त आप पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ही उसका इफेक्ट हो रहा है। अगर आप फोर्स को बीच में नहीं डाल करके अगर आप ऊपर में भी डालोगे, कहीं पे ऊपर में भी अगर आप फोर्स डालोगे तो इस फोर्स F1 का भी इफेक्ट पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे पड़ेगा। अब ये कम पड़ेगा ज्यादा पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, जितना है ये एक एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई, लेकिन जितना यहाँ पे है जनरली हम फोर्स को जो अप्लाई करते हैं वो मिडिल ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे ही अप्लाई करते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या सर्कुलर है, क्योंकि सिलिंड्रिकल रॉड्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होगा, तो उसी का वही एरिया आप यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, प्लीज नोट डाउन। चलो, अब बात करेंगे हम लोग, इसके बाद जो हम टॉपिक पे जाने वाले हैं वो है स्ट्रेन। सर ये स्ट्रेन क्या होता है, थोड़ा बताइए सर। स्ट्रेन क्या चीज है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। ये जो स्ट्रेस आया ना लाइफ में, ये आपको अब डिफॉर्म करेगा। डिफॉर्म हुए और रीगेन नहीं किए तो स्ट्रेन पैदा होगा, ऑब्वियसली स्ट्रेन पैदा होगा, क्योंकि डिफॉर्म हुआ, रीगेन नहीं किए तो जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया। क्लियर है? अब इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये जो एल था, मान लीजिए इसका लेंथ एल था, अब ये क्या होगा सर, थोड़ा सा इलांगेट हो जाएगा। ये कितना डिस्टेंस होगा सर, डेल एल मान लेते हैं। डेल एल क्यों सर? ये अगर मान लीजिए, ध्यान से देखेंगे बच्चों, फॉर्मूला तो सर डेल एल बाई एल हमने पढ़ा है, आप ये बताइए कि डेल एल क्यों लिखते हैं, ये बताइए। ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर मान लो कि मैं इसको इनिशियल मान लू, इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ कितना होगा सर, ये पूरा, दिस इज फाइनल। मुझे अगर ये डेल एल निकालना होगा तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ करूंगा, तो डेल एल इक्वल्स टू व्हाट, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। समझे बच्चों, ये डेल एल आया कहां से? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम चेंज इन लेंथ का रेशियो निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, इनिशियल लेंथ, तो हमें स्ट्रेन मिलता है। ठीक है, स्ट्रेन इज नथिंग बट, स्ट्रेन का हम लोग सिंबल जनरली हम ईटा से करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डेल एल बाय एल। अच्छा बच्चों, अगर मैं कोई सिंबल यूज कर रहा हूं, आपके बुक में वो सिंबल नहीं भी यूज किया हो सकता है, बड़े बच्चों घबराने का कुछ नहीं है, सिंबल इज जस्ट ए वेरिएबल, जस्ट एन आइडेंटिटी, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके क्वेश्चन पेपर में ईटा की जगह ई भी लिख दिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिनोमेनन तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो घबराने का नहीं, आप चेक कर लेना, एक बार रीवेरीफाई कर लेना आपके बुक में कौन सा सिंबल है और यहाँ पे सर ने क्या बताया, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्लियर? दिस इज स्ट्रेंथ। अब जो हम लोग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है या फिर कहेंगे कि ये जो लॉ के बारे में हम जो बात करने वाले हैं, ये लॉ जिसने दिया है उनका नाम है हुक, इसीलिए इस लॉ का नाम पड़ा है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, हुक्स लॉ ये कहता है कि अप टू प्रोपोर्शनली इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कहता है कौन भैया? हुक्स लॉ कहता है सर। ठीक है, अब ये हुक्स लॉ में क्या कह रहा है सर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, अब आगे मैं इसके साथ कई सारी चीजें एक साथ बताने वाला हूं, ध्यान से समझेंगे और बढ़िया से समझेंगे, दिमाग में रखेंगे। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मतलब क्या सर, मान लीजिए एक बॉडी है, अब उस बॉडी को मैं खींच रहा हूं, उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, फोर्स क्या कर, मैं क्या कर रहा हूं सर, स्ट्रेच बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं। क्लियर? बट एक पॉइंट तक ही, जिसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है, वहां तक ही क्या होगा सर, इस बॉडी में आने वाला जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या, जितना जितना स्ट्रेस बढ़ाऊंगा उतना वैसे वैसे ही स्ट्रेन बढ़ेगा, बट ये कहां तक सर, इलास्टिक लिमिट तक। क्लियर है? इलास्टिक लिमिट के बाद जिस हिसाब से हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे उस हिसाब से स्ट्रेन नहीं बढ़ेगा, हो सकता है कि कम स्ट्रेस पे ज्यादा स्ट्रेन आ जाए, तो कम स्ट्रेस पे ज्यादा स्ट्रेन आना तब तो यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं हुआ सर।
तो ये लॉ उस जगह पे वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट? नाउ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब आगे चलते हैं, इसका फॉर्म जो आएगा वो स्ट्रेस, अब सर इक्वल इक्वल साइन बैठाएंगे। क्लियर? अब जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल टू साइन बैठाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं आरएचएस को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और वो कांस्टेंट है नथिंग बट ई। ओके, ई, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रेन से। सर ये ई क्या चीज है सर? ई अलग अलग केसेस में अलग अलग वैल्यू देगा। क्लियर है? ये क्या देगा जरा समझेंगे ध्यान से, ठीक है? और क्या क्या लिख सकते हैं इसको, और ई इक्वल्स व्हाट, स्ट्रेस बाय, सॉरी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब ध्यान से इस चीज को हम चेंज होते हुए देखेंगे, ठीक है? इस चीज को हम चेंज होते हुए देखेंगे कैसे, जरा ध्यान से समझते हैं इस चीज को। क्लियर? नाउ अब मान लीजिए जो मैं फोर्स डाल रहा हूं, मान लीजिए ये बॉडी जो है यहां पे फोर्स डाला, आप बता सकते हैं कि ये जो फोर्स मैंने डाला है ये किस तरह का फोर्स है? ये नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल है। ये आइदर, अगर मान लीजिए कि मैं इसके जगह पे ऐसा फोर्स डाल सकता हूं, क्या मैं नहीं डाल सकता? कंप्रेसिंग फोर्स नहीं डाल सकता? ये इलोंगेटिंग फोर्स है जिसे हम टेंसाइल फोर्स भी कहते हैं। ये टेंसाइल फोर्स भी कहते हैं इस चीज को, क्योंकि ये खींच रहा है, खींचते वक्त जो फोर्स इस्तेमाल हो रहा है उसे हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। इसीलिए उस वक्त जो स्ट्रेस पैदा होगा उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस टेंसाइल फोर्स हमें टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है बच्चों? और एक तरह का होगा सर, वो है कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। अब कंप्रेसिव फोर्स में क्या होगा सर, इस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस पैदा होगा वो कंप्रेसिव क्रिएट्स कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब ध्यान से बच्चों एक चीज देखेंगे, अब ये डायग्राम आपने देखा, इसके बाद में एक और डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए एक बॉडी है, अब उस बॉडी पे मैंने क्या किया सर, अलोंग द सरफेस मैंने फोर्स लगाया, फोर्स मैंने ऐसे लगाया। क्या मैं नहीं लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सरफेस है, ऐसे कोई सरफेस है, मैं क्या फोर्स ऐसे लगा सकता हूं या फिर ऐसे लगा सकता हूं, ठीक है? अब इन दोनों के अलावा और किस तरीके से लगा सकता हूं सर? इस तरह से भी लगा सकता हूं, इस तरह से अलाउंग द सरफेस भी फोर्स लगा सकता हूं। जब अलाउंग द सरफेस जब कोई फोर्स लगाया जाता है तो उसे, उस तरह के फोर्स को हम शियर फोर्स कहते हैं। उस तरह के फोर्स को हम शियर फोर्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों? शियर फोर्स। और ये शियर फोर्स ही क्या पैदा करेगा सर? शियर स्ट्रेस। क्लियर है बच्चों? ठीक है, शियर फोर्स शियर स्ट्रेस पैदा करता है, और ये टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल फोर्स टेंसाइल स्ट्रेस पैदा करता है, कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा करता है। नाउ ये जो दो फोर्सेस है, ध्यान से समझेंगे, ये जो दो फोर्सेस है ये ऑलवेज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन होगा, और ये अलोंग द क्रॉस सेक्शन होगा। क्लियर है? इसीलिए इसे कहते हैं हम क्या सर, नॉर्मल स्ट्रेस। इसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया गया है बच्चों, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिनोमेनन और कॉन्सेप्ट आपके सामने है। ठीक है? क्लियर है? तो अब जानते हैं कि सर ये जो ई है, ये जो ई है ये है क्या सर? ये जो ई है इसे हम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम इसे, हम मैं बोलूंगा नहीं बच्चों, लिख के बताऊंगा। ध्यान से इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। फटाफट नोट करेंगे। होप आप लोगों ने लिख लिया होगा बच्चों यहां पे। अब आगे बढ़ते हैं, इस ई को लेकर के हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में जाने के बाद ई इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। देखो बच्चों फॉर्मूला चेंज नहीं होगा भैया, अगले अगले एक दो टॉपिक तक फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बस उसके नाम चेंज होंगे और कंडीशंस चेंज होंगे। कैसे जरा देखते हैं। पहला, अगर मान लीजिए ये जो स्ट्रेस है वो टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल और कंप्रेसिव, टेंसाइल और कंप्रेसिव है, मतलब क्या कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है सर, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि जो टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स होते हैं वो ऑलवेज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन होते हैं। ठीक है? अब ये जो अगर स्ट्रेस भैया ट्रेन टेंसाइल है कंप्रेसिव है तो स्ट्रेन भी तो वैसा ही होगा। ठीक है बच्चों? तो E इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन अगर होता है तो, नॉर्मल स्ट्रेन होता है तो क्या होगा सर? क्या होगा? ये जो ई है ये बदल जाएगा वाई में, एंड दिस वाई इज नथिंग बट यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, आ जाओ, आ जाओ, लिखो लिखो।
ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस बोलेंगे। तो बच्चों यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या हो गया, वो है नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन। मतलब आपका जब भी कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात करें या टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की बात करें, तो क्या होगा बच्चों, यंग्स मॉड्यूलस मिलेगा मुझे। उन दोनों का रेशियो, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो, वो मुझे क्या देगा सर, यंग्स मॉड्यूलस देगा। अगला पार्ट ध्यान से समझेंगे। अभी हमने क्या बात किया था, फोर्टिस क्या, कौन से तरीके क्या होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस होंगे और या फिर शियर स्ट्रेस होंगे। शियर स्ट्रेस होंगे तो वो अलोंग द सरफेस जाएगा। तो जब भी E इक्वल्स टू शियर फोर्स बाय शियर स्ट्रेन होगा। अब ये कैसा केस है सर, जरा देखते हैं। ठीक है, ये कैसा कंडीशन आता है या फिर कैसा सिचुएशन होता है, जरा देखते हैं। मान लीजिए कि एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर मैंने क्या किया, फोर्स जो डाला वो सरफेस पे डाला, क्लियर। अब इस, और ये मैंने फिक्स कर दिया, ये यहां पे फिक्स्ड है, फोर्स मैंने सरफेस पे डाला। वरना क्या होगा, अगर मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा तो क्या, नीचे वाला बॉडी भी आगे जाने लगेगा, तो कोई तरह का स्ट्रेस कैलकुलेशन या स्ट्रेन कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा उस वक्त। ठीक है, तो मैंने नीचे वाला फिक्स कर दिया, ऊपर वाले को मैं फोर्स डाल रहा हूं। फोर्स पहले डाला, डालने के बाद क्या होगा सर, ध्यान से समझेंगे। ये जो बॉडी है ना, वो थोड़ा सामने की तरफ, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सामने की तरफ थोड़ा झुक जाएगा। ठीक है सर, जो सामने की तरफ झुक जाएगा तो हमें एक एंगल मिलेगा थीटा। ठीक है, ये कितना झुका सर, इसका हाइट मान लेते हैं एच है इसका बॉडी का, और ये जो जितना झुका है उसका लेंथ मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, सिंस ध्यान से देखेंगे थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ये जो थीटा है यही शेयर स्ट्रेन है। ठीक है, ये स्ट्रेन है, ये जो थीटा आया ना, ये स्ट्रेन, कितना स्ट्रेन आया है, शेयर स्ट्रेन हमेशा एंगल्स में मापा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। यहां नॉर्मल स्ट्रेन में भी आप अगर पिछले स्लाइड में आए हम लोग, ये देखिए यहां पे जब हम स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे थे, आ गया, ये देखिए जब स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या है सर, एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, इसका डायमेंशन मीटर, इसका डायमेंशन भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, दिस इज डायमेंशन लेस। तो स्ट्रेन हमेशा डायमेंशन लेस होगा, किसी भी केस में स्ट्रेन डायमेंशन लेस होना है सर। तो यहां पे जब हम आएंगे, ध्यान से देखेंगे, ये जो एंगल थीटा मिला है, थीटा इज ऑल्सो डायमेंशन लेस ओनली, थीटा इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। तो थीटा जब डायमेंशनलेस है, tan थीटा भी डायमेंशनलेस होगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा का वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आ जाएगा मेरे पास x बाय एच। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारे पास शियर स्ट्रेन। जब भी हम शियर फोर्स, शियर सॉरी, गलत चीज लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, ये वाला चीज गलत लिखा गया। ठीक है, इट विल बी शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। अब इतना बड़ा बोर्ड है ना, कहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कभी कभी नहीं समझ में आता, घुल मिल जाता है। ठीक है, तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, सर ठीक ही पढ़ाएंगे। सर अगर कहीं गलत लिख भी रहे हैं ना, अगर अचानक से, तो सर क्योंकि हर एक चीज हम क्या करते हैं ना, आपस में इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर कहीं वो गलत भी लिखा है ना, तो बाद में वो जब काम आएगा तो उसको यूज करके जब हम लिखने जाएंगे तो हम वापस वो गलती को सुधार लेंगे। तो घबराने का नहीं है और पढ़ने का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू tan थीटा बाई एक्स बाई एच, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा क्या है सर, शियर स्ट्रेन, ये हमारा है शियर स्ट्रेन। क्लियर है बच्चों। अब नाउ जब हम शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन का बात करते हैं, और ये किसकी वजह से पैदा होता है, शियर फोर्स के वजह से, तो शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन करेंगे तो ये ई जो बन जाएगा वो मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहलाएगा, या फिर कभी कभी किसी बुक में शियर मॉड्यूलस भी बोलते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम लोग डिनोट जी से भी करते हैं, और किसी किसी बुक में नीटा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जी और नीटा दोनों ही सिंबल यूज करते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, जब भी आपके क्वेश्चन में, आपको स्कूल के एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें आपको जो भी सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो लोग, तो वो सिंबल का जो मीनिंग है ना, वो आपको अलग से लिख दिया जाएगा। तो घबराने वाली बात यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है, तो प्लीज इसे नोट डाउन करें और ध्यान से देखेंगे। हमें ये ई दो भागों में हमें बांटने को मिला, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग वैल्यूज हमको दिए गए हैं। ठीक है, एक में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मिल रहा है, एक में ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, यंग्स मॉड्यूलस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बट दोनों का ही यूनिट क्या होगा सर, दोनों का यूनिट क्या होगा, जरा ध्यान से देखते हैं। सर ये जो यंग्स मॉड्यूलस का एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट, सर ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट है ये तो डायमेंशनलेस है, तो किसका बचा सर, सिर्फ स्ट्रेस का बचा। नॉर्मल स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस हो,
इसका फॉर्मूला, इसका जो यूनिट है वो क्या है सर? इसका यूनिट है पास्कल। पास्कल है तो ऐसा यूनिट विल बी पास्कल। क्लियर? तो इसका भी क्या होगा सर? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का भी क्या होगा सर? पास्कल। क्लियर है बच्चों? ठीक है, प्लीज नोट डाउन। इसके बाद एक बढ़िया चीज बताऊंगा, सोचा नहीं होगा कभी ऐसा, लेकिन ये सत्य है। तो बच्चों आप लोगों ने ये वाला लिख लिया होगा ध्यान से। आइए आपके लिए एक नया कुछ लेकर के आता हूं। टॉपिक तो पुराना है, लेकिन इसको सीखने का तरीका नया है। अभी तक हमने जितना भी फॉर्मूला के बारे में बात किया वो सारे क्या थे? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगेन लिख लेते हैं, ई इक्वल्स टू व्हाट? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्लियर है? अब मान लीजिए एक बॉडी है, उसको मैंने पानी में डाल दिया। पानी है तो वाटर क्या करेगा, या फिर कोई भी लिक्विड क्या काम करेगा सर? क्योंकि डेंसिटी उसका थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या है? नॉर्मलाइज्ड है, इक्वल है। क्लियर है? तो जिसकी वजह से क्या होगा सर? चारों तरफ से इसके, और ये बहुत छोटा सा बॉडी है, तो जो चेंज इन हाइट होगा वो काफी निग्लिजिबल होगा, तो प्रेशर हम मान के चलेंगे चारों तरफ से सेम पड़ेगा। सर एक चीज बताइए, ये जो पानी जो है, ये फोर्स जो दे रहा है वो कौन सा फोर्स है सर? क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये जो फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स है? नॉर्मल फोर्स, क्योंकि नॉर्मल फोर्स क्योंकि ये नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब आते हैं स्ट्रेन पे। सर किस तरह का स्ट्रेन हो रहा है? यहां पे देखिए, जब इस यहां पे फोर्स पड़ रहा है, नॉर्मल फोर्स पड़ रहा है, तो इस डायरेक्शन से हमें नॉर्मल स्ट्रेन मिल रहा है, लेकिन फोर्स इधर से भी पड़ रहा है। क्लियर? और फोर्स इधर से भी पड़ रहा है, फोर्स इधर से भी पड़ रहा है, चारों तरफ से फोर्स पड़ रहा है, पूरे वॉल्यूम पे फोर्स पड़ रहा है, तो स्ट्रेन जो होगा ना वो पूरे वॉल्यूम पे होगा। जब कोई भी स्ट्रेन पूरे वॉल्यूम पे होता है, उस तरह के स्ट्रेन को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। डेल वी बाई वी। स्ट्रेन क्या है सर? चेंज इन डायमेंशन। ध्यान से बच्चों समझेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि ये चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, बाय ओरिजिनल डायमेंशन, अगर मैं ये कहूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम चेंज इन डायमेंशन, ऊपर डेल वी ले रहे हैं तो नीचे नीचे वी ले रहे हैं, अगर ऊपर डेल एल ले रहे हैं तो नीचे एल ले रहे हैं। अगर मान लो डायमीटर में कोई चेंज आया, तो चेंज इन डायमीटर बाय डायमीटर, दैट इज लैटरल स्ट्रेन। बताऊंगा उसके बारे में। अगर डायग्राम के हिसाब से अगर हम समझे, ध्यान से समझेंगे, तो ये अगर इलोंगेट होगा, क्लियर, तो क्या सिर्फ यही इलोंगेट होता है और कुछ इलोंगेट नहीं हो रहा है और किसी डायमेंशन में? बच्चों ये वाला मैं ना अगले टॉपिक में बताता हूं, बहुत अच्छे से और ध्यान से समझाऊंगा, प्लीज। इससे पहले ये वाला समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है? तो यहां पे हम देखेंगे क्या है सर? नॉर्मल फोर्स है तो नॉर्मल स्ट्रेस पैदा होगा सर, नॉर्मल स्ट्रेस पैदा होगा। लेकिन यहां पे जो स्ट्रेन है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है सर। तो देयरफॉर ई विल बी इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब आगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जब यहां पे स्ट्रेन हो रहा है, कौन सा नॉर्मल फोर्स है सर इसके ऊपर? कौन सा नॉर्मल? कंप्रेसिव फोर्स हो रहा है। कंप्रेसिव फोर्स में जो फाइनल डायमेंशन होगा, क्या वो इनिशियल डायमेंशन से बड़ा होगा कि छोटा होगा? क्योंकि इसको तो कंप्रेस कर दिया जाएगा। जब कंप्रेस कर दिया जाएगा तो इसका डायमेंशन क्या होगा सर? छोटा हो जाएगा। तो फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा, तो डेल वी जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। वी एफ माइनस वी आई जो है वो नेगेटिव में आएगा। इस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए हम पहले से यहां पे एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ई का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आए। ठीक है? अब जब नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात होती है, तो ये ई बदल जाता है किसमें? बल्क मॉड्यूलस में। बल्क मॉड्यूलस में। बल्क मॉड्यूलस सर, ये वर्ड से ही पता चल रहा है पूरे का पूरा बॉडी का ही डायमेंशन चेंज हो रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो रहा है मतलब पूरे का पूरा बॉडी का ही चेंज हो रहा है, ना सिर्फ लेंथ या उसका डायमीटर या एक किसी हाइट वाइट, इन सब में चेंजेस नहीं आ रहे, पूरे बॉडी में ही चेंज आ रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो रहा है, जिसके लिए ये बल्क मॉड्यूलस कहलाता है ना? मजेदार। अभी तक सोच रहे थे सर क्या है ये? ठीक है, प्लीज नोट डाउन, आगे बढ़ेंगे ना बच्चों। हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। अब देखो ध्यान से देखेंगे कि ये जो प्रेशर यहाँ यहाँ पे ये जो स्ट्रेस पड़ रहा है, क्या ये अप्लाइड प्रेशर के बराबर नहीं होगा? ये जो स्ट्रेस है यहाँ पे, ये जो स्ट्रेस है और ये जो प्रेशर है, ये दोनों सेम नहीं, सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होंगे?
यस होंगे। तो इसीलिए इस नॉर्मल स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रेशर के बराबर होगा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो डेल वी बाई वी होगा। ठीक है, तो इसी को हम, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, देयरफॉर बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू माइनस पी वी डिवाइडेड बाय डेल वी। और इसी का ठीक उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी एंड दैट इज गिवन बाय, आप सी दे सकते हो, म्यू दे सकते हो, कोई भी, दैट इज इक्वल्स टू 1/b, दैट इज इक्वल्स टू माइनस, यहां पे आ जाएगा हमारे पास माइनस डेल वी बाय पी वी। क्लियर है बच्चों? तो ये था अभी तक का सारे टॉपिक जो हमने कवर किए। आगे जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो सारे एप्लीकेशंस हैं इन्हीं के। प्लीज जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी फटाफट फटाफट। अब जो हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे बच्चों वो है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो टॉपिक का नाम लिखेंगे, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो में क्या कहता है जरा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है। अब इस सिलेंडर में अब इस सिलेंडर में हमने फोर्स डाला ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। क्लियर है? फोर्स डाला, फोर्स डालने की वजह से क्या होगा सर? इलोंगेशन होगा। ठीक है, यहां पे इलोंगेशन। लेकिन क्या चीज कांस्टेंट है सर? द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। वॉल्यूम में, वॉल्यूम मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें ऐड ऑन नहीं किया गया है, ना कि उसमें से कोई मटेरियल निकाला गया है। ठीक है, तो अगर मुझे लेंथ को लंबा करना है तो वो जो लेंथ लंबा हो रहा है, इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ लंबा होगा, तो कहीं से तो कंपेंसेट होगा सर, कहीं से तो कंपेंसेट होगा। तो वो कंपेंसेट कहां से होता है सर? डायामीटर से होता है। ये डायमीटर कम हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी चीज को बहुत लंबा खींचोगे तो उसका एक डायमेंशन, उसका डायमीटर कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो डेल एल हो गया सर, ये था इनिशियल लेंथ। ठीक है, चेंज इन जो होगा अब यहां पे जो है वो जो ये रहा फाइनल डायमीटर डी एफ, ये रहा इनिशियल डायमीटर डी ओ, ये है इनिशियल लेंथ और ये है फाइनल लेंथ। ठीक है सर, अब ध्यान से समझेंगे। यहां पे देखिए सर, दो तरह का स्ट्रेन हो रहा है। लेंथ में जो स्ट्रेन हो रहा है उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं, और जब डायमीटर में स्ट्रेन हो रहा है, मतलब वर्टिकली कोई स्ट्रेन हो रहा है, उसे हम लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। लैटरल क्यों कह रहे हैं सर? वो नीचे की तरफ तो झुक रहा है लेकिन कंपेंसेट कहां कर रहा है? लैटरली। लैटरली वो कंपेंसेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसको क्या कहते हैं हम? लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, अब लैटरल स्ट्रेन ध्यान से समझेंगे। पॉइजन्स रेशियो जो है, पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल्स टू lateral strain by lateral strain by longitudinal strain। ठीक है सर, अब lateral strain कितना है सर? यहां पे डेल डी बाई डी डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है? डेल एल बाय एल। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से एक और चीज समझेंगे, पिछले वाले की तरह ध्यान से एक चीज समझेंगे। ये जो डेल डी है इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ध्यान से देखते हैं, क्योंकि फाइनल जो है वो इनिशियल से कम है। फाइनल जो है वो इनिशियल से कम है। df माइनस do will be negative since df is less than do। लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं होगा, फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल, इसीलिए डेल एल जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि ये डेल डी जो आ रहा है वो नेगेटिव है, इसी को कंपेंसेट करने के लिए हम एक माइनस साइन यहां लगाते हैं। तो बच्चों ये है आपका क्या? पॉइजन्स रेशियो। प्लीज नोट डाउन।